सबसे पहला जो है राज्य और समाज में क्या भेद है, ठीक है, इसके बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जब भी आप पढ़ोगे ना तो अंतर का कोई ना कोई आधार बना लेना कि किस किस आधार पे दोनों के बीच में अंतर हो सकता है। तो ये देखो कि अंतर का आधार क्या है, 2 मिनट में मैं इसको समझा दूंगा। देखो, उत्पत्ति के आधार पे आप बताओ, समाज पहले आया, राज्य पहले आया? क्वेश्चन बनता है दिमाग में, समाज या राज्य? तो सबसे पहले क्या आया होगा? समाज आया होगा, उसके बाद आया होगा राज्य। क्यों? क्योंकि समाज के लोग ही तो मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। हम और आप जो वोट देते हैं, मतदान करते हैं, तभी तो राज्य बनता है। इसके बारे में बहुत, जब आगे की क्लास में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े थिंकरों को पढ़ोगे, यहाँ ये समझने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो उत्पत्ति के आधार पर क्या है, समाज पहले आया, राज्य उसके बाद में आया, खत्म, ठीक है। संगठन के आधार पे, संगठन के आधार पे समाज में कितने प्रकार के संगठन हो सकते हैं? समाज में कई प्रकार के संगठन हो सकते हैं, जैसे सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन होते हैं ना। लेकिन राजनीति में क्या होगा? राजनीति में सिर्फ राजनीतिक संगठन होगा, जिसमें क्या होंगे? पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, सरकार बनेंगे, ये सबसे मैटर यहाँ सिर्फ राजनीतिक संगठन से मैटर होगा। लेकिन समाज में क्या है? समाज का एक अंग राजनीति है। यहां भी आप देखो, समाज जो है यहां भी राज्य से बड़ा हो जाता है, ठीक है। विशालता के आधार पे, विशालता के आधार पे समाज जो है संकीर्ण भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है। संकीर्ण कैसे हो सकता है? जब कोई भी नहीं था, कोई राज्य वाज्य कुछ नहीं था यहाँ पे, तब भी समाज था। आप देखो, कबीला संगठन था, वो क्या था? वो भी तो एक समाज है। कबीलाई जो संगठन होते हैं क्या है? वो एक समाज है, वो राज्य से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या, तो वो भी एक संकीर्ण समाज हो सकते हैं। विशाल समाज, जैसे हम सब पूरे भारत के लोग क्या है? एक समाज है कि नहीं है? तो विशालता के आधार पर समाज क्या है? विशाल भी हो सकता है, संकीर्ण भी हो सकता है। राज्य, राज्य जो है क्या होगा? समाज का अंग है और समाज से छोटा ही रहेगा, ठीक है। समाज से वो छोटा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब राज्य का निर्माण करोगे ना मेरे भाई, आप कहोगे कि भाई राज्य समाज से छोटा कैसे हो सकता है जबकि संकीर्ण है? लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, राज्य जब भी बनेगा तो विशाल क्षेत्र में बनेगा, ठीक है। इसके बारे में, राज्य के अंग के बारे में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो राज्य क्या है? समाज से हमेशा, समाज का एक अंग है, उससे छोटा है, ठीक है। प्रकृति और मानव निर्मित संस्था, समाज क्या है? प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले अगर मानव आते हैं तो मनुष्य आया, और मनुष्य आने के बाद सबसे पहले क्या हुआ? वो समाज में आता है, ठीक है। उसके जैसे मान लीजिए आप समाज से क्या सीखते हैं? धर्म सीखेंगे, क्या नाम है, रीति रिवाज सीखेंगे। समाज के, देखो समाज में परिवार भी तो एक समाज का अंग है ना, परिवार से ही तो हम सारे गुण लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित संस्था समाज हो गया। राज्य क्या है? राज्य बनावटी है और मानव निर्मित है, क्योंकि मानव अपनी सुरक्षा के लिए क्या बनाते हैं? राज्य का। अगर राज्य नहीं होगा, आपका संपत्ति कोई लूट के ले जाएगा, आपको कूट देगा, आपको कुछ भी कर देगा, आप कहां जाओगे, कहां रहोगे, कहां बिलखोगे, ठीक है। तो समाज के लोगों ने ही एक समझौता करके राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? जो समाज होगा वो प्राकृतिक और मानव निर्मित हो गया, लेकिन राज्य क्या है? बनावटी है और मानव निर्मित संस्था है, जिसकी आवश्यकता पड़ने पे इसका निर्माण किया जाता है। साध्य और साधन की बात करें तो समाज क्या है? साध्य है। राज्य क्या है? साधन है। राज्य का काम क्या है? समाज के लिए है। राज्य क्या करता है? समाज की सुरक्षा करता है, हमारी आपकी इन सब की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो साध्य क्या हो गया? समाज। राज्य क्या हो गया? साधन। राज्य किसकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा? समाज की आवश्यकताओं को, ठीक है। शक्तिधर संप्रभुता की बात करें, समाज की अपनी संप्रभुता नहीं होती है, ठीक है, लेकिन राज्य की अपनी संप्रभुता होती है। क्यों होती है? देखो, समाज की अपनी अब क्या है, इसको थोड़ा समझो। समाज में पहले क्या था? पहले था बाल विवाह हो जाएगा, ठीक है, सती प्रथा था, सारा कुछ था, ठीक है, लोग मानते भी थे। लेकिन राज्य के पास संप्रभुता का मतलब होता है शक्ति। शक्ति आया, उसने सब पे रोक लगा दी, कानून बना दिया। समाज में क्या अब ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो संप्रभुता के, शक्ति के आधार पर हम देखें तो राज्य जो है समाज से पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए
राज्य और समाज के भेद, बस इतना ही लिख के आ जाना, आगे चलते हैं। ठीक है, राज्य और समाज में थोड़ा सा और रह गया है। ठीक है, भूभाग के आधार पर अगर हम देखें तो समाज में का एक भूभाग होता है। ठीक है, लेकिन वो स्थायी नहीं होगा। राज्य का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, बिना निश्चित भूभाग के वो राज्य नहीं बनेगा। आचरण और नियम के आधार पे समाज में आचरण के कुछ नियम होते हैं, जैसे कर्मकांड है, पूजा है, धार्मिक चीजें हैं, आदतें हैं, ये सारी चीजें क्या आएंगी, ये सारी चीजें आचरण के आधार पे समाज में आ जाएंगी। लेकिन राज्य के जो आचरण होंगे वो कुछ नियम होते हैं, उसके कानून होते हैं। ठीक है, और वो जो कानून निश्चित होंगे, लिखित होंगे और स्पष्ट होंगे। जैसे हमारा संविधान क्या है, लिखित दस्तावेज है, कानून है। हिंदू मैरिज है, लिखित दस्तावेज है। ठीक है, तो इसका एकदम स्पष्ट रहेगा कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत है। अगर आप उसको तोड़ते हो तो राज्य उठा के पटक के रेल देगा, पुलिस वाले आएंगे, डंडा लगाएंगे, काम खत्म। ठीक है, लेकिन इसमें आप कर्मकांड मानो या मत मानो, आप हिंदू हो, नास्तिक हो, कोई धर्म अपनाते हो, नहीं अपनाते हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अगर कोई कुछ कहा, राज्य के पास जाओ, भाई मेरी स्वतंत्रता है, तुरंत ये राज्य क्या कहेगा, भाई आप दखल नहीं दे सकते, इसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, उसमें साफ लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ये आप पे थोप नहीं सकता समाज। बाध्यकारी नियम, समाज के जो नियम होते हैं बाध्यकारी नहीं होते, मैंने बता दिया। राज्य के जो नियम होंगे वो बाध्यकारी होंगे, क्योंकि वो कानून होता है। ठीक है, वो लॉ द्वारा बाध्यकारी होता है। ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो पिटा जाओगे। बल प्रयोग, समाज कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ नियम, कुछ चीजें वो एक्शन लेते हैं, जैसे क्या कर देगा, जाति से बाहर निकाल देगा। ठीक है, खान पीन छोड़ देगा। गांव में होता है कि भाई इसके यहाँ से खाना पीना नहीं रखना है। ठीक है, छुआछूत जैसा कुछ व्यवस्था बना देगा, लेकिन राज्य इसको नहीं मानता है। अगर राज्य को पे अगर कोई शिकायत कर दिया तो उसको सजा भी हो सकता है। तो बल प्रयोग का अधिकार किसको है, राज्य को है, समाज को बल प्रयोग का नहीं। अगर राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो वो आपसे जबरदस्ती वो चीज मनवाएगा, लेकिन समाज नहीं, वो आपके ऐच्छिक है, आप मानो या मत मानो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलो, राज्य और अन्य संगठन के बारे में समझ, पहले ये समझ लेते हैं कि संगठन किसे कहते हैं। ठीक है, संगठन वो चीज होता है, ठीक है, वो जो संगठन होता है उसमें क्या होता है कि जो लोग आपस में जुड़े होते हैं ना, वो एक मूल उद्देश्य के लिए जुड़े होते हैं। बहुआयामी उद्देश्य नहीं होता, एक मूल उद्देश्य होगा उनका। ठीक है, उसके जरिए वो उस चीज को पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो संगठन होगा ना वो किसी एक उद्देश्य के लिए काम करेगा। ठीक है, तो संगठन का बेसिक बस यही परिभाषा आप समझ लो और लिख के आ जाना। अब संगठन के लक्षण क्या है, इसमें लोगों का संगठन होगा, कोई सामान्य और विशेष लक्ष्य होंगे। ठीक है, विशेष लक्ष्य होगा और सामूहिक प्रयास, जितने लोग उस संगठन के होंगे, ठीक है, वो एक सामूहिक प्रयास के द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये संगठन का हो गया। राज्य और अन्य संगठन में अंतर समझ लेते हैं। सदस्यता के आधार पर अगर देखें तो राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, लेकिन अन्य संगठन की सदस्यता ऐच्छिक है। भूभाग के आधार पर देखें तो राज्य रूपी संगठन का एक निश्चित और अस्थायी भूभाग होना आवश्यक है, लेकिन अन्य संगठन का भूभाग तो चाहिए, लेकिन वो निश्चित है, अनिश्चित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो एक ही जगह होगा, कई देश में हो सकता है वो। ठीक है, तो उसका एक जगह तो चाहिए, लेकिन निश्चित कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर देखें तो राज्य का बहुआयामी उद्देश्य है, राज्य का एक ही उद्देश्य नहीं है, राज्य के कई उद्देश्य हैं। उसको डेवलपमेंट भी करना है, कानून भी बनाना है, समाज में लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रखना है, कई सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, लेकिन अन्य संगठन का एक विशेष उद्देश्य होगा। जैसे मान लो कोई संगठन ऐसा बना हुआ है जिसमें बाल मजदूर या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, या कोई ऐसे हैं जो शरणार्थी के लिए काम कर रहा है, तो वो एक विशेष उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। उनका जो उद्देश्य होता है बहुत नहीं होता, थोड़ा बहुत एक विशेष बना लेते हैं। ठीक है, चरित्र के आधार पर अगर हम देख लें, चरित्र के आधार पर तो राज्य का राष्ट्रीय चरित्र होता है। भारत क्या है, राज्य है, उसका एक राष्ट्रीय चरित्र भी है। ठीक है, लेकिन अन्य संगठनों का जो चरित्र हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है, वो क्षेत्रीय भी हो सकता है, प्रांतीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, IMF क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भारत क्या है, एक राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसी तरह से कई सारे संगठन प्रांतीय, क्षेत्रीय, इस तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रभुसत्ता मतलब शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो राज्य क्या है, संप्रभु संस्था है, लेकिन अन्य संगठन को अगर हम देखें तो उनके पास संप्रभुता का अभाव है। संप्रभुता ही वो शक्ति है जिसके आधार पर सरकार चलता है और सरकार कानून बनाती है और आपको वो कानून मानने के लिए बाध्य करती
करती है। समझ में आ रहा है? तीसरा अगर हम अगला देखें, नियम तथा कानून की बाध्यता, तो राज्य को के कानून का अगर उल्लंघन करते हो या जो राज्य कानून बनाता है उसका उल्लंघन करते हो तो उसमें जो सजा निर्धारित, उसमें सजा भी निर्धारित रहती है। अगर उस कानून को तोड़ते हो तो उसके आधार पर जो सजा निर्धारित होगी आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अन्य संगठन क्या है, शारीरिक दंड नहीं दे सकता, लेकिन ये राज्य जो है आपको शारीरिक दंड भी दे सकता है। ठीक है, यहां तक कि आपको फांसी की सजा भी दे सकता है, मार सकता है, पीट सकता है अगर इसके कानून का उल्लंघन आप करते हो तो आपको इतना समझ में आ गया राज्य और अन्य संगठन में भेद क्या है। मुझे मतलब इससे आसान भाषा में तो कोई नहीं समझा पाएगा, और ये मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, अगला अगर हम देखें राज्य और सरकार के बारे में, ठीक है, यहां भी सेम रहेगा। अंतर का आधार क्या है? अधिकार। अधिकार के बारे में अगर हम देखें तो राज्य के पास इसके स्वाभाविक अधिकार और शक्ति होते हैं। ठीक है, राज्य, अब एक बात बताओ, सरकार जो है, सरकार को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? राज्य से प्राप्त होती है। ठीक है, सरकार बदलती रहती है लेकिन राज्य नहीं बदलता, राज्य की शक्ति नहीं बदलती है। समझ रहे हो? सरकार, जैसे मान लो अभी बीजेपी है, कल को कांग्रेस आ जाएगी तो क्या उसकी शक्तियां बदल जाएंगी राज्य की? नहीं, जो उस पे बैठेगा वो उस शक्ति का उपभोग करेगा। तो सरकार क्या है? सरकार अनिश्चित है, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य की शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना बदल जाएगा जब तक उसको पारित एक जो प्रोसेस के तहत पारित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो राज्य के पास इसके स्वाभाविक अधिकार और शक्ति हैं। सरकार को शक्ति और अधिकार किससे प्राप्त होते हैं? संविधान से, मतलब राज्य से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बड़ी तथा छोटी इकाई की बात करें तो राज्य एक बड़ी इकाई है जिसमें इसके सभी नागरिक शामिल होते हैं, लेकिन सरकार एक छोटी इकाई है जिसमें सरकार को चलाने वाले लोग, जैसे कर्मचारी हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, सरकार जैसे मंत्री हो गए, ये लोग रहेंगे। लेकिन राज्य में ये सारे आएंगे और साथ में नागरिक भी आएंगे। ठीक है, तो राज्य क्या हो गया? बड़ा हो गया, और सरकार राज्य से छोटा हो गया। ठीक है, अमूर्त और तथा मूर्त की बात करें, राज्य क्या है? अमूर्त है, सरकार क्या है? मूर्त है। मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको किसी ने कूट दिया या आपसे कोई चोरी कर लिया या आपको लूट लिया, तो आप किसके पास जाओगे? राज्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? राज्य का प्रतिनिधित्व सरकार करती है। ठीक है, आप सरकार के पास जाओगे ना, मान लो यूपी में जा रहे हो और किसी ने छोड़ लिया, तो किसी ने कूट दिया आपको या कुछ दिक्कत कर दिया आपके साथ या मारपीट हो गई, लूट के भाग गया, तो आप किसके पास जाओगे? योगी जी के पास जाओगे? या योगी जी को जो कारिंदे होते हैं जैसे पुलिस है, वो कौन है? सरकार के तो अंग है, तो पुलिस के पास जाओगे, पुलिस से कहोगे भैया हमारे साथ ये हो गया। सीधे राज्य तो दिख ही नहीं रहा, राज्य तो पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन राज्य का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो कौन कर रहे हैं? योगी जी कर रहे हैं, पुलिस जी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पुलिस के पास जाओगे तो क्या हो गया? राज्य एक अमूर्त है, वो दिखेगा नहीं, लेकिन सरकार जो है मूर्त है। राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कौन करता है? यही सरकार करती है, जिसको हम और आप चुनकर बनाते हैं। ठीक है, अस्थायी तथा अस्थायी की बात करें तो राज्य लगभग क्या है? अस्थायी संस्था है। राज्य अस्थायी रहेगा, कोई आए कोई जाए, भारत थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, भारत तो भारत ही रहेगा। ठीक है, सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी आई, कई लोग आए गए, लेकिन राज्य वही रहा, है ना। सरकार क्या है? अस्थायी, आते जाते रहेंगे, कई लोगों का सरकार बन गया अब तक और कई लोगों का बिगड़ गया, लेकिन राज्य वही रहा। सरकारी जो सरकार है वो बदलते रहे, तो सरकार अस्थायी हो गया। ठीक है, संप्रभुता की बात कर लें तो संप्रभुता किसके पास होती है? संप्रभुता बेसिकली राज्य के पास होती है। संविधान जो बनता है वो राज्य के लिए है ना, जो कानून बनाता है वो राज्य के लिए बनता है ना। सरकार केवल उन शक्तियों का एजेंट है। ठीक है, वो एजेंट के रूप में उन शक्तियों का उपभोग करता है। मान लो अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ तो केजरीवाल जी चले गए, तो क्या केजरीवाल चले गए तो क्या उस पर पूरी शक्ति लेके चले गए? नहीं, अब उस शक्ति का उपभोग कौन कर रहा है? जो बीजेपी की नई मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, वो उसका उपभोग करेंगे, वो उसका यूज करेंगे। तो क्या हुआ? संप्रभुता किस में है? राज्य में है, सरकार में नहीं है। सरकार सिर्फ उसका एजेंट है, उसका उपभोग करने वाला है। ठीक है, विरोध के आधार पर करें तो राज्य की आलोचना करना या विरोध करना क्या कहलाएगा? अपराध की श्रेणी में आएगा, देशद्रोही कहला जाओगे। अगर राज्य का तुमने विरोध कर दिया, राज्य के टुकड़े करने की बात की, भारत के टुकड़े करने की बात की, तो क्या होगा? देशद्रोह। कन्हैया जेएनयू का याद होगा आपको। ठीक है, तो
कहने का मतलब यह कि देखो वो किया नहीं किया बात लेकिन उस पर मुकदमा तो चल रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर राज्य के विरुद्ध कुछ बोलोगे तो राजद्रोह का मुकदमा चल सकता है और उसके लिए अपराध की श्रेणी में आपको सजा भी मिल सकती है। लेकिन सरकार की आलोचना आप करो खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सरकार कोई पॉलिसी लाती है, आपको नहीं पसंद है, आप आलोचना करो उसका, विरोध करो उसका, ठीक है, बातें करो उस पे, सरकार को बताओ, प्रोटेस्ट करो, लेकिन संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, कानूनी तरीके से होना है। ये नहीं कि हुड़दंगी करो, नहीं तो फिर वो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्राधिकार की बात करें तो राज्य सरकार से बड़ी है और सरकार जो है राज्य का एक घटक है, राज्य से छोटी है। देखो सरकार हमेशा राज्य से छोटी ही रहेगी, क्योंकि राज्य जो है ना, सरकार जो है एक राज्य का अंग है, ठीक है। राज्य ने जो सरकार है वो राज्य के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये समझ लेना, क्षेत्राधिकार में राज्य हमेशा सरकार से बड़ी होगी, ठीक है। निश्चित क्षेत्र के आधार पर करें तो राज्य का जो क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है, सरकार का क्षेत्र अनिश्चित हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो राज्य और राष्ट्र की में भेद देख लेते हैं। वही है अंतर का आधार, सब में ये इतना ही कर लो पूरा चैप्टर खत्म। अंतर का आधार क्या है? राज्य और राष्ट्र दो पृथक इकाइयां हैं। राज्य जरूरी नहीं कि एक राष्ट्र भी हो, ये जरूरी नहीं है कि जो राज्य है वो एक राष्ट्र भी हो और एक राष्ट्र जो है वो एक राज्य भी हो। जैसे भारत की बात कर लें, भारत में देखो राज्य का एक घटक होता है, ठीक है, 4 उसके घटक होते हैं। देखो घटक और तत्व, जिसमें राज्य उसी को माना जाएगा जिसमें जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार और संप्रभुता हो। इसमें से अगर एक की भी कमी हो गई तो क्या होगा? वो राज्य नहीं माना जाएगा, लेकिन वो राष्ट्र हो सकता है। भारत में क्या था? पहले क्या था? जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं था। भारत के लोगों का था शासन, नहीं था, तो इसलिए उसको राज्य नहीं माना जाता था, लेकिन राष्ट्र माना जाता था। भारत एक सेपरेट राष्ट्र नहीं था, ब्रिटिश राज्य का एक अंग था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि राज्य जो है तभी राष्ट्र माना जाएगा जब इसमें 4 ये चीजें होंगी। अगर नहीं है तो वो राष्ट्र हो सकता है लेकिन राज्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब राष्ट्र भी आवश्यक नहीं है कि एक राज्य, मैंने बता दिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं संप्रभुता। राज्य के पास एक संप्रभुता होती है, ठीक है। संप्रभु राज्य का संप्रभुता ही, देखो मैंने बताया ना कि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी, इसलिए वो राज्य नहीं था, राष्ट्र था। तो संप्रभुता जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राज्य के लिए। अगर आप संप्रभुता नहीं है तो आप गुलाम हैं। कहने का मतलब है मान लीजिए अगर मेरे ऊपर किसी की संप्रभुता है तो मैं उसका गुलाम हूं, ठीक है। भारत के ऊपर संप्रभुता किसकी थी? ब्रिटेन की थी, भारत गुलाम था, ठीक है। लेकिन जब संप्रभुता खुद की आ जाती है तो हम किसी के गुलाम नहीं होते, हम स्वतंत्र एक राज्य बन जाते हैं, ठीक है। राष्ट्र एक राज्य नहीं है क्योंकि वह, देखो राष्ट्र के पास संप्रभुता नहीं हो सकती है, ठीक है, और हो भी सकती है। देखो 2 चीजें होती है, राष्ट्र, राज्य। जब राष्ट्र राज्य हो जाता है तो उसके पास संप्रभुता होती है, जब राष्ट्र रहता है तो शायद न रहे। तो भारत क्या है? भारत एक राष्ट्र राज्य है, ठीक है, वो राष्ट्र भी है और राज्य भी है, ठीक है, तो उसके पास संप्रभुता भी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। राज्य एक राजनीतिक संकल्पना है, राष्ट्र क्या है? सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, ठीक है। राष्ट्र का एक सांस्कृतिक, जैसे हम लोग एक भारतीय हैं, कैसे पता चल रहा है कि भारतीय हैं? मान लो आप विदेश में हो, किसी को देखे तो आप कैसे पता करोगे कि वो भारतीय है? उसके पहनावे से पता करोगे, उसकी बोली से पता करोगे, ठीक है। मान लो कोई जा रहा है, वो टीका लगा रखा है, राधा राधा बोल रहा है, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, भारतीय परिधान पहना हुआ है, तो आपको तुरंत, या उसका स्किन, त्वचा से भी पता करोगे, गोरा है, काला है, ठीक है, इस तरह से भी पता कर सकते हो। तो ये सब क्या है? ये सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक है, इसी से पता चलेगा कि वो भारतीय, भारत के राष्ट्र का है, ठीक है। लेकिन राज्य जो है क्या है? एक राजनीतिक संकल्पना है। इसमें राजनीति के बारे में चुनाव, सरकार बनाना, संविधान बनाना, कानून बनाना, राज्य चलाना, राज्य का विकास करना, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन इसमें सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा मुख्य होता है राष्ट्र में, ठीक है। अगला देख लेते हैं नियम तथा भावना के आधार पर। राज्य में लोग नियम तथा कानून के द्वारा बंधे होते हैं और राष्ट्र में लोग भावनाओं के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे मान लो बहुत डिफरेंस है भारत में, है ना, विविधता, भारत में बहुत विविधता है, कल्चर के, जाति के, धर्म के आधार पे, हर चीज के आधार पे। लेकिन अगर भारत में कोई, अभी पाकिस्तान और भारत से वॉर हुआ था, क्या किसी ने कहा कि भाई हम भारत के साथ नहीं है?
नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो सब किससे जुड़े हुए हैं? भावना से जुड़े हुए हैं कि हम भारतीय हैं। एक भावना है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है, ठीक है। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र में जो मुख्य रोल निभाता है वो इमोशन निभाता है, भावना निभाता है कि हम भारतीय हैं, ये हमारी फीलिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्य में क्या है? राज्य में कानून रहेगा, कानून और नियम होते हैं, उससे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य भूमिका कानून और नियम निभाएगा, उसमें भावना निभाएगा। बल तथा शक्ति की बात करें तो राज्य के पास क्या है? राज्य के पास जो एक घटक है, एक तत्व है, वो बल और शक्ति का है, ठीक है। राज्य के नियम अगर नहीं मानोगे, मैं कई बार कह चुका हूं, अगर उसने कोई कानून बनाया, नियम बनाया, अगर नहीं मानोगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, पुलिस आपको पकड़ भी सकती है, सजा भी हो सकती है, और या जुर्माना, जो भी उस पे नियम होगा वो हो सकती है। राष्ट्र के पास इसका अभाव होता है, उसके पास शक्ति, ऐसी शक्ति नहीं होती है। उदाहरण के रूप में मैंने भारत के बारे में बता दिया है, ठीक है। घटक तथा तत्व की बात करें तो राज्य के पास, ये मैंने बता दिया कि राज्य के पास 4 प्रमुख घटक या तत्व होने चाहिए। अगर उसमें से एक की भी कमी है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। और उसमें क्या है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 होने चाहिए, तभी वो कोई भी राज्य कहलाएगा। राष्ट्र का निश्चित घटक नहीं होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग ही घटक होते हैं, कईयों घटक हो जाएगा, जाति हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, ठीक है, पहनावा हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। इसके घटक अनगिनत हैं, इसके घटक की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसमें से ये चारों देखो नहीं होंगे, वो अलग, उनका राष्ट्र का अलग ही लेवल पे चीजें चलती हैं, ठीक है। तो मेन जो राज्य का है, ये 4 ये होने चाहिए। राष्ट्र के तो अनगिनत है, उसमें तुम जो भी डालना है वो डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप समझ लिए राष्ट्र और राज्य के बीच में जो भेद होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा राष्ट्र और राज्य के बीच में भेद है तो बस इतना लिख देना। और देखो भाई, एक बात बता देता हूं, नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। मैं इतना पढ़ा दिया हूं, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी पढ़ोगे, समझोगे, पीडीएफ भी मिल जाएगा, थोड़ा पढ़ोगे पार घाट लग जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, आगे कुछ क्वेश्चन है, ये क्लास के आधार पे आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये बाद में आपको छोटा सा एक पीडीएफ भी मिल जाएगा पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ, लेकिन इसको सॉल्व करना, क्लास देखने के तुरंत बाद इसको लेके बैठना, कॉपी और पेन, इसका आंसर लिखने का प्रयास करना, ठीक है। क्वेश्चन आपके उस पे पीडीएफ में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम अगले क्लास में अगर चर्चा करना होगा तो कर लेंगे, उससे जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसी पे चर्चा करेंगे, बाकी पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए ये क्लास बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। अब आप बहुत अच्छा लिख के भी आएंगे एग्जामिनेशन में, और आपको सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है होनी चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना जो फीडबैक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ और आपको जानने की जरूरत है, या आप चाहते हैं कि सर स्पेशल किसी चीज के बारे में इसमें से कोई डाउट रह गया है, उस पर वीडियो बना दें या उसके बारे में क्लियर कर दें, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।